हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। आज जो वीडियो है वो ऑप्टिक्स, जिससे कि क्लास 12 के फाइनल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स आता है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, वो है हाइजेंस प्रिंसिपल, और इसके आधार पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉस को प्राप्त करना। ये 2024 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें वेव थ्योरी से यही एकमात्र क्वेश्चन है जिसके आने की 500% की गारंटी है। आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और कॉपी कलम की सहायता से नोट करने की कोशिश कीजिए और दोस्तों को भी बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। इसलिए आप याद रखेंगे कि दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये मॉडल सेट के रूप में मेरा चल रहा है। ये है 8वां पार्ट, एक पार्ट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा ये आज 8वां पार्ट। अगर आप पहले 7 पार्ट नहीं देख पाए होंगे तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये है, इसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा 2 + 3, आप जानते हैं 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा इसके आधार पर आपको डिराइव करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम या फिर अपवर्तन का नियम। तो देखिए हाइगन्स क्या कहता है। हाइगन्स का कहना है, हाइगन के अनुसार कहता है, जब किसी हाइगन के अनुसार क्या कहता है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें बाहर निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम में कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है, और प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाग्र पर लंबवत होती है। मान लीजिए आप यहाँ पे एक बल्ब जलाए, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करेंगे आप, लाइट इधर भी जाएगा, 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 इधर भी जाएगा। अगर मीडियम है एयर तो इधर का लाइट का स्पीड, इधर लाइट का स्पीड, इधर लाइट का स्पीड सबका सेम होगा। 1 सेकंड में सब यहाँ पहुंचा, 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 यहाँ पहुंचा। तो अब इसको अगर ऐसे मिला दिए तो ये पृष्ठ जो हो गया, जैसे इसको आप ऑन करेंगे स्विच, इस पृष्ठ पर स्थित सभी कण एक साथ कंपन करने लगेंगे। इसलिए इस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे तरंगाग्र कहलाता है। इसलिए कहता है ये जो तरंग स्रोत निकल रही है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम में कण कंपन करने लगते हैं, चारों ओर स्थित माध्यम में कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है, ये तरंगाग्र कहलाता है। और ये प्रकाश की किरण अगर इधर से जा रही है तो ये तरंगाग्र पर हमेशा लंबवत होगी, ये लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा इससे। प्रकाश की किरण, ये तरंगाग्र हो गया, ये प्रकाश की किरण जा रही है तो ये हमेशा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसको तरंगाग्र को हम लोग हिंदी में, अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये वेव फ्रंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। अब इसके आगे अगर लाइट जा रहा है, इसके आगे अगर लाइट लेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे इसके लाइट को निकालने के लिए? तो इसके आगे पोर्शन जो लाइट को निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि कितना दूर गया ये लाइट, वो डिस्टेंस अगर हमको मालूम हो जाए, लाइट का स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और तब इसको रेडियस मानते हुए एक गोला बनाएंगे हम लोग। यहाँ से एक गोला बनाएंगे, इसे यहाँ पर भी एक गोला बनाएंगे, यहाँ पर भी एक गोला बनाएंगे और इसको हम लोग आगे कर देंगे। तो ये जो स्रोत है तरंगाग्र का, एक नया स्रोत काम करेगा। देखिए यहाँ पर से दूसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं, यहाँ देखिए द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत
सेकेंडरी वेवलेट्स। पहला वैज्ञानिक था हाइगन्स। ये भी एमसीक्यू में आता है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत से संबंधित किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये किया था, तो वो हाइगन्स था। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं ये तरंगें भी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही चलती है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएगा, ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीय तरंगिकाओं के इन्वेलप, ये इन्वेलप हुआ, ये इन्वेलप हुआ, ये इन्वेलप हुआ, इन्वेलप को स्पर्श करते हुए यदि पृष्ठ खींचा जाए तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को बताता है। ये उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। हम यहाँ पर इसको दिखाने शुरू किए हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट सोर्स लिए है एस, यहाँ पर आप याद रखेंगे एस हो गया सोर्स ऑफ लाइट, यहां से चारों दिशा में जा रहा है, यहां पर सभी कण एक साथ कंपन करने लगे इसको, तो ए बी जो हो गया आपका, ए बी जो आपका हो जाएगा मतलब एस हो गया, यहां से आप कह सकते हैं एस एच, ये हो गया प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत हो गया आपको, और ए बी हो गया आपका तरंगाग्र, ए बी हो गया आपको प्राथमिक तरंगाग्र कह सकते हैं या फिर तरंगाग्र कह सकते हैं, प्राथमिक तरंगाग्र ये हो गया। अब यहां से ये इस पर जैसे यहां पर हमने इसको जो बनाए थे, ये पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ यहां पर हमने दिखाया है, ये तरंगाग्र हो गया। इससे आगे किरण को देखना है कैसे जा रही है, तो यहां से जब किरण आगे बढ़ती है तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस मान लिए। 30 सेकंड में अगर ये दूरी तय करती है पहला कण, दूसरा कण भी वही दूरी तय करेगी, तीसरा कण भी वही दूरी तय करेगी, चौथा कण भी वही दूरी तय करेगी, और तब इसको हम एक स्फीयर बनाते हैं, गोला बनाते हैं। यहाँ पर भी गोला बनाए, यहाँ पर भी गोला बनाए, यहाँ पर भी गोला बनाए, और तब कहता है आगे चल बढ़ती हुई इन इस गोले का जो इन्वेलप है उसको स्पर्श करते हुए हम लोग एक पृष्ठ खींच देते हैं, तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति बताएगा। तो A1 B1 आप कह सकते हैं तरंगाग्र की नई स्थिति हो गया, नया तरंगाग्र हो गया, ये नया तरंगाग्र हो गया आपका, ये इसको द्वितीय तरंगाग्र भी आप कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स के। द्वितीय तरंगिकाओं का कारण बनता है इसलिए इसको द्वितीय तरंगाग्र भी कहा जा सकता है। अगर ये स्रोत बहुत दूर है, बहुत दूर है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो फिर ऐसे पार्टिकल हो जाएगा, ये मतलब इसी को पैरेलल रे के रूप में लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ दिखाएं आपको, ये प्राथमिक ए बी हो गया, A1 B1 हो गया, और A2 B2। जितनी प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती है इसलिए हम लोग आगे वाला पोर्शन ही तरंगाग्र के रूप में बताते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखें अकेला, तो आप इसको लिख करके इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके आधार पर आपको बताना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का नियम। अब देखिए हाइगन्स वेव थियोरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को कैसे प्राप्त करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब I = R को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, Z एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, परावर्तक सतह है, और इस पर इन्फिनिट डिस्टेंस से वेव आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो ए बी जो है आप देख रहे हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये ए बी प्लेन वेव फ्रंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस Z पर इंसिडेंट करता है। तो जब ये इंसिडेंट करता है तो ए देखिए यहाँ पर सरफेस पर आ गया, अभी बी नहीं आया है, तो जितना समय में बी A' पर इंसिडेंट करेगा उतना समय में ए B' पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और ये मीडियम सेम है, एक ही माध्यम है, इसलिए B A' को तय करने में लगा समय लाइट को, और ए B' तक पहुंचने में लाइट को जो समय लगेगा वो बराबर होगा, इसलिए B A' और A B' दोनों डिस्टेंस भी बराबर होगा। अगर लाइट का स्पीड v है तो B A' बराबर भी v × t समय में अगर पहुंचता है, तो A B' में भी बराबर होगा v × t। आइए आपको थोड़ा मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको समझाने के लिए लिखा है चित्र में, Z एक परावर्तक सतह और AB एक समतल तरंगाग्र है। माना कि t समय में B A' पर आपतित होती है, और इसी t समय में A B' पर, A जो है वो B' पर परावर्तित हो जाती है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो B A' बराबर A B' बराबर v × t, ये आपका दोनों वैल्यू सेम आएगा।
अब इस एंगल आई को देखिए, आई को लिख सकते हैं आप DAN, हमने यहां लिखा है देखिए आई इक्वल टू DAN। अब इस DAN को आप लिखिए DAB, ये पूरा DAB माइनस NAB, तो हम यहां लिखे DAB माइनस NAB, और DAB जो है ये पूरा, ये जो पूरा है आपका दिस इज 90, ये पूरा 90 होगा, तो 90 माइनस NAB, यहां लिखे हम 90 माइनस NAB। अब इस NAB को लिखिए, अब इस NAB को देखिए, तो इसको पूरा ले लीजिए NAA' और उसमें BAA' माइनस कर दीजिए, तो हम यहां लिखा NAA' माइनस BAA', और ये NAA' भी 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस 90 माइनस BAA', ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस BAA', ये 90 और ये 90 कैंसिल हो गया, इसलिए जो I है BAA' के बराबर हो गया। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं I, दैट इज इक्वल टू दिस, ये हो गया, इसके बराबर हो गया I। तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे BAA' में, तो ये 90 है, तो 90 के सामने ये साइड जो है ये कर्व हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये एंगल यहां बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये P हो जाएगा, इसलिए साइन I बराबर लिखेंगे P/H, तो P BA' और AH हो गया AA', इसलिए हम यहां पर लिखे साइन I इक्वल टू BA' बाय AA', BA' बाय AA', ये साइन I का फॉर्मूला हो गया। अब R में आइए, देखिए R आपका है ये NAB', यहां देखिए R इक्वल टू NAB'। अब NAB' को हम लिख रहे हैं NAA' माइनस B' AA', NAA' माइनस B' AA', NAA' आपका 90 है माइनस B' AA', मतलब इस एंगल को हमको ढूंढना है, इस एंगल को कितना होगा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर देखें आपको कि प्रकाश की किरण तरंगाग्र पर लंबवत होती है, मतलब ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इसलिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये और ये तीनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो B'AA', B'A'a' और AB', 180 हो गया, लिखे हम लोग ट्रायंगल A' में B'AA', B'A'a', AB', 180, और ये आपको बताया 90 होगा वहां पर, इसलिए ये एंगल प्लस 90 हो गया, फिर 90 को उधर ले गए तो B'AA' प्लस B'AA' 90, और यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पर है B'AA', इसलिए B'AA' बराबर हो जाएगा 90 माइनस B'AA', दोनों एक ही जगह लिखा गया है, और यहाँ A' होगा, ये इस पर नहीं होगा, तो B'AA' बराबर हो जाएगा आपको, B'AA' बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस B'A', 90 माइनस B'A', और यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो 90 R आ गया, ये R है आपका, दिस इज R, तो R इक्वल टू 90 माइनस इसका फॉर्मूला रख रहे हैं 90 माइनस B'A', ब्रैकेट ओपन कर दिए, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए R इक्वल टू B'A', R इक्वल टू B'A', ये फॉर्मूला आपको आ गया। तो फिर आप साइन R ले लीजिए, साइन R लीजिए, मतलब ये एंगल हो गया आपको R, दिस इज R, फिर ये 90 है तो यही हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये लंब कहलाएगा, इसलिए साइन R बराबर AB' बटे AA', साइन R इक्वल टू साइन B', AB' बटे AA'। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन I बटे साइन R डिवाइड कर देते हैं, तो साइन I आपका क्या है BA' बटे AA', BA' बटे AA', साइन R क्या है AB' बटे AA', ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका BA' बटे AB', और यहाँ देख रहे हैं BA' और AB' किसके बराबर है, BT के बराबर है, तो ये भी BT है, ये भी BT है, दोनों BT कैंसिल हो गया, साइन I बाय साइन R दैट इज 1, साइन I इक्वल टू इधर कर दीजिए साइन R, साइन को हम लोग हटा देते हैं I बाय R, यही है प्रकाश का परावर्तन का नियम, दिस इज परावर्तन का नियम है, ये परावर्तन का नियम है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखें और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को साबित करें,
तो यहाँ तक आपको लाना होगा। अगर अपवर्तन का नियम आता है तो अपवर्तन के नियम को देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अगर आता है हाइगन्स वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को साबित करें, तो उसको कैसे लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर फिर हमने लिया वही चीज, जेड डैश एक अपवर्तक सतह है और ए बी एक समतल तरंगाग्र है। जितने समय में, माना कि टी समय में बी ए डैश पर आपतित होता है और ये उतने ही समय में ए बी डैश पर अपवर्तित हो जाता है। μ1 माध्यम में टाइम दोनों के लिए सेम है, बी ए डैश पर और ए बी डैश पर आने में जो समय लग रहा है वो सेम है। लेकिन μ1 माध्यम में अगर प्रकाश की चाल v1 है और μ2 माध्यम में अगर प्रकाश की चाल v2 है, तो फिर बी ए डैश को आप लिख सकते हैं v1t और ए बी डैश को लिख सकते हैं आप v2t। हमने आपको मदद के लिए यहाँ लिखा है, देखिए चित्र में जेड डैश एक अपवर्तक सतह है, देखें अपवर्तक सतह है, तथा ए बी एक समतल तरंगाग्र है। माना कि टी समय में बी ए डैश पर आपतित होता है और इसी टी समय में ए बी डैश पर अपवर्तित हो जाती है। यदि μ1 माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और μ2 माध्यम में v2 है, तो बी ए डैश बराबर v1t इसमें और ए बी डैश बराबर v2t। अब आप आइए यहाँ से आई का वैल्यू देखते हैं, साइन आई। इसको देखिए यहाँ से, इसको लिख सकते हैं हम डी ए एन, यहाँ लिखा है हमने आई इक्वल टू डी ए एन। अब इस डी ए एन को हम लिख सकते हैं डी ए बी, पूरा ले लिए डी ए बी और उसमें माइनस कर दिए इसको, ये पूरा लिया हमने और उसमें माइनस कर दिया इसको, तो डी ए बी माइनस एन ए बी हमने लिखा यहाँ पर डी ए बी माइनस एन ए बी। और डी ए बी समतल तरंगाग्र है, मतलब ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये हम लोग पूरा 90 लिए और उसमें से एन ए बी को माइनस कर दिए। अब इस एन ए बी को देखिए, इस एन ए बी को हम देख रहे हैं, इसको एन ए बी को तो पूरा ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ले लिया हम लोग। एन ए डैश उसमें इसको माइनस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, ये बी ए डैश, यहाँ लिखे हम लोग एन ए डैश माइनस बी ए डैश और एन ए डैश भी 90 है, तो फिर ये दोनों 90 कैंसिल हो जाएगा। बी ए डैश के बराबर आ जा रहा है आपको आई जो है बी ए डैश के बराबर हो गया, मतलब ये जो आई आप देख रहे हैं वो इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो फिर यहाँ से साइन आई ले लीजिए, चूंकि ये 90 है इसलिए ये एच का काम करेगा, यहाँ पर एंगल बना है तो ये पी हो जाएगा। साइन आई बराबर पी बाय एच, मतलब बी ए डैश बाय ए डैश, इसलिए साइन आई बराबर पी बाय एच बी ए डैश बटे ए डैश। अब आर को देखिए कहाँ पर है, आर यहाँ पर है आपका, अपवर्तित किरण के साथ बना है अपवर्तन कोण, एन डैश ए बी डैश, आर बराबर लिखे एन डैश ए बी डैश। अब फिर इसको पूरा लीजिए, एन डैश ए डैश माइनस बी डैश ए डैश, इसको माइनस कर दीजिए, तो एन डैश ए डैश माइनस बी डैश ए डैश। एन डैश ए डैश आपका पूरा 90 है, 90 माइनस बी डैश ए डैश। अब इसको जब निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस त्रिभुज में फिर यहाँ देखिए ये 90 होगा, ये एंगल और ये एंगल तीनों को सम कर देंगे और फिर तब हम इसका मान निकालते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश में बी डैश एंगल बी डैश ए डैश बी डैश ए और ए बी डैश 180 होगा, और ये आपको देख रहे हैं वहाँ पर बी डैश वाला जो एंगल है वो 90 है, फिर इस दोनों और इस दोनों का सम 90 हो गया। और हमको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश हो जाएगा 90 माइनस बी डैश ए, तो यहाँ पुट कर देते हैं, आर बराबर 90 माइनस 90 बी डैश ए, फिर 90 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा बी डैश ए के बराबर, बी डैश ए के बराबर हो गया, बी डैश ए के बराबर, मतलब ये आर जो यहाँ पर था ये आर था, अब यहाँ आ गया आर, तो साइन आर बराबर हो जाएगा, यहाँ 90 है तो ये एच का काम करेगा, तो साइन आर बराबर पी ए काम करेगा, साइन आर बराबर हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश, साइन आर बराबर हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश। अब फिर दोनों का रेशियो निकालिए हम लोग, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई वहाँ देख रहे हैं बी ए डैश बटे ए डैश और साइन आर यहाँ पर है ए बी डैश बटे ए डैश, ये दोनों कैंसिल हो गया, बी ए डैश बटे ए बी डैश, बी ए डैश
आप यहाँ मालूम है, देखिए बी ए डैश कितना है, दैट इज V1T, ए बी डैश कितना है V2T, V1T बाय V2T, टी दोनों कैंसिल हो गया, V1 बाय V2। तो V1 बाय V2 हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़े हैं इसको, आप यहाँ से पढ़े हैं कि ए म्यू जी मतलब भी ए बाय भी जी, भी ए बाय भी जी। एयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट और ग्लास मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो इसको आप भी ए बाय भी जी को ए म्यू जी लिख सकते हैं, V1 बाय V2 को हम 1 म्यू 2 लिख सकते हैं, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दैट इज कांस्टेंट विच इज स्नेल्स लॉ। यही स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, ये स्नेल का नियम होता है कि साइन आई बाय साइन आर दैट इज कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो टू मीडियम का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम आपको प्राप्त करने के लिए कहेगा, तो यहाँ तक आपको लाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2024। आप इसको शुरू से अंत तक कॉपी में नोट करके समझने की कोशिश कीजिएगा और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए, और जो आपके साथ दोस्त हैं उनके पास भी भेजने की कोशिश कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। और 2024 के एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहिए, उसमें ये आपके पास आएगा ही और आप इनका भरपूर स्वागत करेंगे। ये 5 में 5 आपको देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।